नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। नरेंद्र मोदी ने 2024 के लिए अपने प्लान का एलोकेशन कंप्लीट कर दिया है। टारगेट है पूरे देश में जीत का गुजरात मॉडल एक्टिवेट करना। इसके लिए संगठन और सरकार में जो भी बदलाव होने हैं उनके लिए भी कमांड दी जा चुकी है। मोदी ने देश भर के पार्टी पदाधिकारियों को पावर पॉइंट से प्रेजेंटेशन की तरह एक एक बात बहुत साफ साफ समझा दी है। उन्होंने गुजरात की जीत के सिपाहियों को भी समझा दिया है। अब महाविजय का एक मेगा सॉफ्टवेयर देश के हर कार्यकर्ता के दिमाग में डाउनलोड किया जाएगा। इस बार घर घर मोदी के नारे से आगे बढ़कर घर के भीतर लोगों के मन में मोदी का काम किया जाएगा। टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होगा। और क्या क्या होगा मोदी के मेगा प्लान 2024 में, आपको उन लोगों के जरिए बताते हैं जिन्होंने मोदी के साथ मिलकर अब तक उनका विजय पथ तैयार किया है। आपको ये लोग और कहीं नहीं मिलेंगे। बहुत ध्यान से सुनिए और देखिए मोदी स्टोरी, भारतीय न्यूज इंडस्ट्री का सबसे अनोखा शो। विजय के गुजरात मॉडल को पूरे देश में लागू करने की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। वोट हो या सीट, हर फ्रंट पर चुनाव के गुजरात मॉडल को लागू किया जाएगा। बीजेपी जिन सीटों पे पहली बार जीती, बीजेपी जहां आज तक नहीं जीती थी वहां जीती, जिस सेक्शन में बीजेपी को वोट नहीं मिलते थे वहां भी मिले, इन सारे रिपोर्ट्स के आधार पर गुजरात का चुनावी मॉडल पूरे देश में लागू किया जा रहा है। जो मुश्किल प्रदेश है वहां के पार्टी पदाधिकारियों की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई है। अब मैं आपको एक घटना के बारे में बताता हूं कि किस तरीके से बीजेपी उस काम को कुछ घंटों में निपटा देती है जिसको करने में विपक्षों को कई दिन लग जाते हैं। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी एक जीत के बाद दूसरी जीत, और यह जीत का सिलसिला लगातार जारी है। गुजरात में शपथ ग्रहण समारोह पूरी होने से पहले पीएम मोदी ने गुजरात में ऐतिहासिक जीत दिलाने वाली पूरी टीम को दिल्ली बुलाया। एक एक सीट की रिपोर्ट लेकर भी वो लोग आए हुए थे। तकरीबन 6 घंटे तक एक एक पॉइंट डिस्कस हुआ। साथ ही जीत के इस मॉडल को आगामी चुनाव में पूरे देश में कैसे लागू किया जाए, इसको लेकर शुरुआती जिम्मेदारियों पर भी चर्चा हो गई है। विरोधियों के लिए सवाल होता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी ये बस कुछ मिनटों में तय कर देते हैं। नरेंद्र मोदी की सोच सिस्टम बनाने की है, उसके बाद टारगेट, मिड टर्म अप्रेजल और सीधे फैसला। इससे वो सिस्टम की तेजी आती है जिसके नतीजे सुनिश्चित होते हैं। हर एक विस्तार में वो हम नाम देते थे। जो वार्ड है उसका नाम देते थे प्रखंड, उसके नीचे जो 10 कारोबारी होती थी उसका नाम देते थे खंड, और उसके नीचे हर एक खंड के नीचे 5-5 कारोबारी और उसका नाम देते थे उपखंड। तो आज वो भारतीय जनता पार्टी में भी पन्ना प्रमुख के हिसाब से प्रचलित है। तो ये विजन तो उनका 84 से 86 में कंप्लीट किया। – 2002 में वो पहली दफा इलेक्शन लड़ रहे थे, क्योंकि वो पहले सीएम हुए, फिर उसको 6 महीने में इलेक्ट होना पड़ता है। तो राजकोट वजूभाई वाला साहब ने एक सीट खाली करके राजकोट से उन्होंने तय किया कि इलेक्शन लड़े। उनके कंप्यूटर सेंटर का मैं इंचार्ज रहा, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं काम संभाल रहा था। तो हमने सोचा कि भाई
ये ऐसी हाई प्रोफाइल इलेक्शन है कि पूरे गुजरात में से लोग आएंगे, क्योंकि सीएम का इलेक्शन था, तो पूरे गुजरात में से लोग आएंगे और फिर चले जाएंगे, तो ऐसे उसका फायदा कैसे हो। तो हमने सोचा कि भाई, और पूरा राइटअप बनाया। राइटअप बनाने के बाद मैं नरेंद्र भाई को भेजा और फिर हमने बातें की, लेकिन उनका भी बहुत तलस्पर्शी अभ्यास रहता था। वो भी हमें 5 चीज नहीं बताते थे। हम 15-20 लोग बैठ के कुछ तय करते थे, उसमें से भी कई चीज वो हमें बताते थे कि इसे ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो हमने उसमें से इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लोग आते हैं उनके कोई न कोई संबंधी राजकोट में रहते हैं, तो उन लोगों को हमें टैप करना था कि भाई तुम्हारे कौन लोग हैं जिसका तुम वोट दिलवा सकते हो, उसका लिस्ट हमें उन लोगों को देना है, और फिर वोटिंग के दिन वो लोग वोट करें वो तय करना है और वो उसको मॉनिटर करना है। तो हमने पूरा वो सिस्टम बनाया था और काफ़ी हद तक हम वो कर पाए थे। 95 में हम चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव के 12 जून को चुनाव था, उसके 2 या 3 दिन पहले नरेंद्र भाई सभी वार्डों में घूम के उन्होंने एक बैठक की, और उस बैठक में उन्होंने क्या कहा, उस बैठक में उन्होंने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का शुभचिंतक चुनाव को हराएगा। तो मैं भी नया था, मैं समझ नहीं पाया साहब क्या बात बोल रहे हैं ये। फिर उन्होंने ये बताया एक राजा का, एक उन्होंने गांव का उदाहरण दिया कि एक राजा ने अपने नागरिकों से कहा कि आज रात को एक तालाब में सभी नागरिक अपना एक एक लोटा दूध तालाब में डालेंगे, और पूरे गांव ने ये समझा हजारों लोग जब दूध डाल रहे हैं तो मैं अकेला नहीं डालूंगा, तो मैं पानी डाल दूंगा, तो क्या फर्क पड़ता है, किसको पता चलने वाला है। अच्छा, ये एक आदमी ने सोचा नहीं, ऐसा नहीं हुआ क्या, सारे सबने यही सोच लिया, और सुबह उठ के जब देखा तो पूरा तालाब पानी से भरा हुआ था। तो ये उन्होंने उदाहरण दिया। अब उदाहरण ये था कि बोले आज पूरे शहर की ये परिस्थिति है कि पूरे शहर में भारतीय जनता पार्टी का इतना अच्छा वातावरण बन चुका है कि चुनाव के पहले ही हम चुनाव जीत चुके हैं। ये जो भाव कार्यकर्ता के मन में आ गया है कि चुनाव के पहले हम चुनाव जीत गए हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी का जो शुभ चिंतक है वो भी ये सोच रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है, इसके कारण अगर वो उस दिन मतदान करने नहीं गया, वो ये सोचेगा कि भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव जीत चुकी है, मैं वोट दूं या ना दूं क्या फर्क पड़ता है। वो जो उन्होंने उदाहरण दिया दूध वाला, तो उनका ये कहना था कि चुनाव जीतने के पहले हमको चुनाव नहीं जीतना है, चुनाव जीत के हमको चुनाव जीतना है। क्योंकि आत्मविश्वास अच्छी चीज है वो कहते थे, लेकिन अति आत्मविश्वास कई बार हमको नुकसान दे जाता है। अब यह तय किया गया है कि चाहे राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव 2024, हर एक सीट के हिसाब से कस्टमाइज्ड स्ट्रेटजी पर काम किया जाएगा। सरकार विकास कार्य कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ संगठन को और ज्यादा चुस्त और दुरुस्त किया जाएगा, ताकि संगठन के लोगों के डोर टू डोर यानी कि दरवाजे तक ही नहीं बल्कि उनके घरों तक पहुंचे, उन्हें बताएं कि नीतियां कैसे उनकी जिंदगी को प्रभावित कर रही हैं। विकास सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं बल्कि उनके दरवाजे तक पहुंच रहा है। साथ ही उनका फीडबैक भी लें। प्रचार हो या फिर फीडबैक सिस्टम, इसको ज्यादा मजबूत किया जाएगा और इसमें बेहतर टेक्नोलॉजी का और ज्यादा इस्तेमाल करने की तैयारी है। संगठन वाइब्रेंट रहे, इसको लेकर आगामी कुछ दिनों में संगठन में व्यापक फेरबदल किए जाने की भी पूरी संभावना नजर आ रही। उन्होंने बताया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सबको फोन करूं और मेरी आवाज सुनाई दे। ऐसा कुछ होता तो कब ऐसा कुछ तब था ही नहीं। तो हमने वो चैलेंज उठा ली कि ठीक है चलो हम करते हैं। तो उनका वॉइस रिकॉर्ड कर दिया कि नरेंद्र मोदी बोलूं छूं, ये इलेक्शन बहुत कीमती इलेक्शन है और आपको ये वोट करना है। तो ऐसा 2-3 करके, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसा करके फिर हमने उसका डायल ऑटोमेटिक हो ऐसा प्रोग्राम बनाया। और कहाँ से करें, तो सब STDPC हो
को उसमें लगा दिया। तो जब वो उसका इतना अच्छा हुआ था कि जब ये डायल ऑटोमेटिक होता है, तो जब डायल होता है सामने से कोई उठाता है, तो यहाँ से जब बोलते हैं मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ, तो हमें सुनाई देता है कि भाई नरेंद्र भाई का फोन है, नरेंद्र भाई का फोन है, ऐसा वो अंदर अंदर बात करते हैं। लेकिन ये 1-2 मिनट में जो मैसेज देना है वन वे बोल के दे देते थे। केशुभाई की सरकार बनी, उसके बाद में सेक्रेटरीट कैडर के ऑफिसर के रूप में मैं भी चीफ मिनिस्टर ऑफिस में रहा, और वहां रहने के कारण वो संगठन महामंत्री। लेकिन मुझे आज भी याद है, शायद ही वो एकमात्र एक ऐसे व्यक्ति थे, 1 या 2 लोग, जो लोग ये पेजर का यूज करते थे। क्योंकि मेरे को भी सीएम ऑफिस के कारण एक पेजर मिला था, लेकिन वो बड़े अच्छे तरह से यूज करते थे। मुझे आज भी याद है कि पेजर में यूज करता था, तब मुझे मेरे पेजर में एक आवाज आती थी, टिक करके, बिप करके। तो मैं देख के बाद में टेलीफोन किया। मैं कई बार देखता था कि कई मीटिंगों में वो पेजर ऐसे ही निकाल लेते हैं और देख लेते हैं। तो मुझे उस वक्त मालूम नहीं था कि वो क्यों ऐसा कर सकते हैं, उसको कैसे मालूम। तो मीटिंग खत्म होने के बाद में मैंने पूछा कि अब क्यों करते हो, तो उन्होंने मुझे समझाया इसमें एक वाइब्रेटर मोड होता है। वो मुझे आज भी याद है कि छोटी छोटी चीजें भी छोटे से छोटे लोगों को किस प्रकार से समझाना, उसका किस प्रकार से उपयोग करना, उसकी बातें में काफी रुचि रखते थे। और जो व्यवस्था है और उसका कैसे मैक्सिमम यूज करना, टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करना, वो बातें मैंने भी उनसे काफी सीखा है। नरेंद्र भाई की जो पब्लिक के साथ कनेक्ट करने की जो उनकी कैपेबिलिटी है, वो आपको बताऊं कि सबसे पहले गुजरात भारतीय जनता पार्टी में चुनाव के वक्त हर एक वक्त कुछ ना कुछ स्लोगन देते हैं, और इस स्लोगन के पीछे उनकी एक गहरी सोच भी होती है। और आने वाले टाइम में राजनीति कैसी करवट बदलेगी, राजनीति के कितने आयाम हैं, वो भी सोचते। ज़्यादातर ऐसा लोग सोच नहीं सकते। सबसे पहले उन्होंने एक चुनाव स्लोगन दिया गुजराती में, एक तक भाजप ने। उसके बाद दूसरे चुनाव में स्लोगन दिया, बस अवे तो भाजप, ओनली बीजेपी, नाउ ओनली बीजेपी। इसके बाद 95 में जो कांग्रेस के शासनकाल में गुजरात की जो स्थिति थी, उन्होंने भय भूख भ्रष्टाचार हटाओ, भाजप लाओ, ये स्लोगन दिया था। मतलब जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन से वो ये स्लोगन निकालते थे, और जब सरकार अपनी आती थी, शायद वो महामंत्री भी हो या फिर चीफ मिनिस्टर हो, वो उस एजेंडा पर काम करते हर बार दिखाई पड़ते हैं। 2002 का जो असेंबली का रिजल्ट आया, मुझे आज भी याद है। तो वो थैंक्स गिविंग जो चुनाव रैली थी, उन्होंने सबसे पहले बताया कि माय गवर्नमेंट विल वर्क फॉर जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन। वही एक पड़ाव था पूरे देश की पॉलिटिकल हिस्ट्री में 2002 के बाद, कि पूरे देश की राजनीति तुष्टीकरण से बंद होकर जाति ज्ञाति प्रांतवाद से, संप्रदाय धर्म से ऊपर उठकर एक डेवलपमेंट की राजनीति पूरे देश में चल रही है। आज हर एक अपोजिशन को भी डेवलपमेंट की राजनीति की बात करनी पड़ती है। जनता से जुड़ाव, अच्छा रिसर्च, जरूरत के हिसाब से रणनीति, और उस रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए कार्यकर्ता की ट्रेनिंग और अभ्यास, ये वो सिस्टम है जो चुनाव में जीत की गारंटी है। और नरेंद्र मोदी के इस सिस्टम के खिलाफ विरोधियों के पास
कोई सिस्टम नहीं है। यही वो सिस्टम है जो एक जीत के बाद लगातार जीत सुनिश्चित करता है। इतना ही नहीं, जहां नतीजे अच्छे नहीं आते वहां के पदाधिकारियों को तुरंत बदला जाता है ताकि सिस्टम बरकरार रहे और नतीजे उम्मीदों के मुताबिक। चुनाव सामग्री हम मध्य प्रदेश के सभी स्थानों पर भोपाल से ही छपवा करके भेजते रहे हैं, यहाँ की परंपरा रही। तो जब चुनाव सामग्री भेजने के लिए बात आई तो हम 50 झंडे हर विधानसभा क्षेत्र में दे रहे थे, पार्टी के झंडे। उन्होंने मुझे संख्या पूछी, मैंने उनको बताई तो उन्होंने कहा 50 झंडे एक विधानसभा क्षेत्र में, ये कोई चुनाव लड़ने का तरीका है क्या? ऐसे जीतते हो क्या? और उन्होंने 2 बातें हमको गरम गरम भी कही, लेकिन चिंता उसके पीछे थी जो प्रकट हुई। हमें तो कुछ नहीं कहा, पर प्रदेश अध्यक्ष जी लखीराम जी को उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में 5000 झंडे पहुंचाने की व्यवस्था हमें करना चाहिए। तो लखीराम जी ने इतनी बड़ी संख्या सुनकर के हाथ ऊंचे कर दिए। उन्होंने कहा कि इतनी व्यवस्था हम नहीं कर सकते, ना हमारे पास पैसा है, ना कपड़ा है, ना हम इतने जल्दी कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई कम से कम 1000 झंडे तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंचाइए। इस पोस्टर से क्या होगा? आप पोस्टर पहुंचा रहे हो, नकली मतपत्र भी छपवाने की जिम्मेदारी उनकी है, वहां के लोगों की, आपकी है क्या? फिर उन्होंने जो कुछ भी सोचा होगा, लेकिन दूसरे दिन बुला करके मुझे कहा कि रघुनंदन जी, 2 ट्रक कपड़ा अहमदाबाद से पहुंच रहा है, आप यहाँ जितने सिलने वाले कारीगर हैं उन सबको बुलाइए, उनको अभी से कह दीजिए, या ऐसी कोई योजना 5-10 कार्यकर्ताओं को बता दीजिए कि उन सबसे संपर्क करके कपड़ा पहुंचाकर झंडे गिन करके और उनसे 2 दिन में सिल करके आ जाए। 2 दिन में कपड़ा आ सकता है अहमदाबाद से, तो 2 दिन में यहाँ के यहाँ सिल करके क्यों नहीं आ सकता? तो मेरे लिए, लखीराम जी के लिए और हमारे और भी जो प्रदेश के पदाधिकारी थे उन सब के लिए आश्चर्यजनक था कि एक प्रभारी झंडों की भी चिंता कर रहा है, और उन्होंने केवल झंडे ही के लिए ही कपड़ा नहीं मंगवाया। हरा और केशरिया झंडे के बाद नीचे उस ट्रक में सफेद कपड़ा भी था, और उन्होंने कहा कि ये जो सफेद कपड़ा हमने बुलवाया है, मंगवाया है, इसके बैनर बनना चाहिए। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की विजय के लिए जो 2-1 स्लोगन होना चाहिए, ऐसे स्लोगन तैयार करने के लिए कहा, और 1-1, 2-2 दिन वो संभाग में रह करके वापस भोपाल लौट आते थे। उस 2 दिन में उस संभाग की सारी जानकारियां और परिस्थितियां सब समझ करके आते। उन्होंने शीघ्र ही एक विचार और एक योजना दी पार्टी को, और वो योजना ये दी कि क्या हम 320 क्षेत्र में ऐसे पूर्णकालिक कार्यकर्ता निकाल सकते हैं जो महीने भर तक काम करें, और महीने भर तक काम करने वाले ऐसे कार्यकर्ताओं को क्या हम बुला करके यहाँ योजना बता सकते हैं? प्रभारी थे तो एमसी का इलेक्शन हुआ कॉरपोरेशन का। एक हमारा वार्ड है यूएस क्लब बनमोर, उस वक्त वार्ड नंबर 19 पड़ता था। वहाँ पे मतलब एम्प्लॉयज़ लोग ज़्यादा थे, तो हमें कंपेन जो थी वो शाम को 5 बजे बाद करना पड़ती थी या सवेरे। तो हम चले हुए थे वहाँ कंपेन करने, मॉर्निंग का टाइम था, 7:30 पौने 8 का टाइम था। वो सैर करके वापस आ रहे थे, सैर बहुत करते थे मोदी जी। वापस आ रहे थे तो हम चले हुए थे, तो हमें पूछा आप क्या कर रहे हैं? हमने कहा ऐसे ऐसे हम अपने कैंडिडेट के साथ कैंपेन पे जा रहे। चलते चलते कहते मेरे को ये तो मैंने देखा आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं अपने कैंडिडेट के लिए, पर आपका कैंडिडेट कहाँ है? हमने बताया, हमने कहा सर ये हैं बिमला कश्यप जी हैं यहाँ के कैंडिडेट, और इनके साथ हम हैं। कहते अब आम लोग, आपको तो पता है बिमला कश्यप जी कैंडिडेट हैं, लोग थोड़ा जानते हैं इनको कि कौन है।
तो फिर उन्होंने हंसी मजाक में कहा, कहते विमला जी ये आपको हार नहीं पहनाएंगी हैं, क्योंकि ये कहीं आपसे खुंदक तो नहीं खा रही हैं, तो आप ऐसा करना कि आज हार खरीदने अपने आप, और अपने आप हार जो है वो डालने गले में, ताकि जब भी चलना हार डाल के चलना, और पार्टी का झंडा चाहिए और हार, ताकि पता लगे लोगों को कि कैंडिडेट ही है। तो मतलब मजाक मजाक में उन्होंने हमें सिखाया भाई नहीं, कैंपेन ऐसे नहीं, मतलब जैसे चल पड़े, तो मतलब कैंडिडेट की पहचान जो है वो ज़रूरी है, ताकि दूर से देख पता लगे भाई ये कैंडिडेट है। गुजरात में जब केशुभाई पटेल की नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी, तब भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी सरकार को किस तरह मैनेज करना है वो भी उनके मन में ख्याल रहता था। उन्होंने स्पेशल एक सॉफ्टवेयर 95 में डोज बेस्ड सॉफ्टवेयर बनवाया था। तो पूरे डोज बेस्ड सॉफ्टवेयर में हमने डेटा एंट्री की, जितने भी बायोडेटा कार्यकर्ता के आए थे पूरे प्रदेश में से। लेकिन महत्व की बात यह है कि उस समय भी टेक्नोलॉजी बेस्ड डेटा इकट्ठा करना, इसको डेटा बेस बनाना और इसके आधार से अलग अलग रिपोर्ट कार्यकर्ताओं के जनरेट करके किसको क्या दायित्व देना चाहिए, वो सॉफ्टवेयर आधारित जो डेटा रिपोर्ट्स बनते थे उसमें एनालिसिस करने का उनका एक अलग नजरिया उस टाइम मैंने देखा था। पीएम मोदी हमेशा से इस बात को कहते हैं कि वक्त के साथ बदलाव बेहद जरूरी होता है, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर लोगों के मन में परिवर्तन यानी कि बदलाव की इच्छा जाग जाती है। मोदी के संगठन की नीतियां हो या फिर प्रचार नीति, हमेशा बदलाव देखने को मिलता है। ये कहा भी जाता है कि पहले भी तो ऐसा हो सकता था, क्यों नहीं हुआ। मोदी खुद अपने भाषणों में इस बात का बार बार जिक्र करते रहते हैं। आमूलचूल परिवर्तन करना पीएम मोदी की सबसे बड़ी ताकत है, और इसके जरिए वो वोटरों का वशीकरण कर लेते हैं। गुजरात की जीत के बारे में भी बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि जीत के पहले और आखिरी कारण पीएम मोदी रहे। उन्होंने बोला कि आप लोग कितने बार मिलते हो, तो हमने बोला कि ऐसा कोई प्रोग्राम होता है तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं, या तो कोई फेस्टिवल आता है तो उसके बारे में डिस्कस, या तो इलेक्शन आता है तो उसकी चर्चा करते हैं कि भाई ऐसा नहीं, आप लोग ऐसा करो कि हर महीने में एक बार मिलना रखो, और ऐसा करो कि उसको टिफिन बैठक बना दो। और टिफिन बैठक में क्या करने का कि सबको अपने घर से खाना लाने का और सबको साथ मिल के खाने का और अपना खाना शेयर करने का। और तो एक बार हम टिफिन बैठक तो उन्होंने गांधीनगर में बुलवाई, और उन्होंने बोला कि चलो हम देखते हैं कि आप लोग क्या क्या खाना बना के लाते हैं। तो हम टिफिन बैठक में गए थे और खुद मोदी जी को मैंने खाना खिलाया, तो मैं तो इतनी खुश हो गई। अगर कोई प्रॉब्लम होते हैं तो डिस्कस करते हैं, अगर किसी को कोई पूछना है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करते हैं, फिर बाद में सब इकट्ठा खाना खाते हैं ना, तो इसमें इतना मजा आता है, सबको इतना होमली फील होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इलेक्शन नीति में कार्यकर्ता बहुत मायने रखता है। कार्यकर्ता का चुनाव, उसकी ट्रेनिंग और उसका सम्मान सब सुनिश्चित किया जाता है, जिसके बदले में बीजेपी को एक ऐसा समर्पित कार्यकर्ता मिलता है जो सरकार की नीतियों का जमीन पर प्रचार प्रसार करता है। इतना ही नहीं, सरकार के प्रति नाराजगी को खत्म करता है, वो नाराजगी जो सरकार पलटने की सबसे बड़ी वजह होती है। और नतीजा ये रहता है कि जो नीतियां बड़े स्तर पर बनती हैं, कार्यकर्ता उसे जमीन पर जनता के बीच लेकर जाता है। नीतियों में जिन बुजुर्गों, जिन बच्चों, जिन महिलाओं का ख्याल रखा जाता है, उन नीतियों को उन्हीं बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं तक उनकी भाषा में ऐसा समझाता है कि संदेश जो प्रधानमंत्री से चलता है वो जमीन तक पहुंचता है। और यही कार्यकर्ता बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। 3 के विधानसभा चुनाव तो हमने लड़े, हमारे पास वो आए, मेरी नमोल में रैली भी की, और रैली इतनी बड़ी थी कि हमें लग रहा था कि हम तो चुनाव जीते हैं। परंतु जाते जाते उन्होंने कहा, रणधीर तेरा पहला चुनाव है, तो बहुत अच्छा प्रदर्शन चल रहा है, पर जीत हार की चिंता नहीं करनी, आगे बढ़ना है।
और बाद में मैं चुनाव जीत नहीं पाया था, तो मुझे लगा इतनी बड़ी रैली के बाद भी उन्होंने एसेस कर लिया था। इसी तरह उनकी जो ये बहुत बड़ी राजनीतिक जिसको कह सकते हैं, आज तो हम सर्वे कराते हैं, आज तो हम कुछ करते हैं, पर वो पहले ही चीज़ों को असेस कर लेते थे। जब नए नए प्रभारी थे 96 में लोकसभा का चुनाव था, धूमल जी के बारे में हर कोई कहता था उन्होंने जीतना है, और वो कहते थे मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है, और वो सीट हम हार गए। कानपुर बीजेपी ऑफिस जो था, स्टेट का बीजेपी ऑफिस, वहाँ भेजा, तो मुझे वहाँ जॉब भी मिल गया। मैं और उस वक्त नरेंद्र भाई जनरल सेक्रेटरी थे गुजरात स्टेट के, तो वहाँ मैंने जॉब स्टार्ट किया टेलीफोन ऑपरेटर का। तो मैं जब जॉब पे लगा तो उस वक्त वहाँ एकदम पुराना सिस्टम था कि जो पिन वाला जो टेलीफोन एक्सचेंज का सिस्टम आता था पहले, वो था। तो साहब ने सोचा होगा कि भाई इसमें बहुत दिक्कतें आती है, किसी का फ़ोन किसी को लग जाता है, तो उन्होंने फिर एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाया जो EPBX पहले के ज़माने में, तो उस वक्त स्टार्ट किया था। और साहब की पहले से ऐसा ही है कि भाई टेक्नोलॉजी का उपयोग करो और अपनी काम की क्षमता बढ़ाओ। ऑफिस था जिसमें टाइपराइटर थे जिसमें प्रेस नोट बनता था, कार्यालय का जो भी इश्यू करना हो GR पूरे स्टेट के लिए वो होता था, तो उसमें भी बहुत स्लो काम होता था। तो उसके बदले में उन्होंने फिर एक कंप्यूटर का उस जमाने में सोचा कि चलो कार्यालय में एक कंप्यूटर होना चाहिए, तो उसके लिए तो कार्यालय में फिर कंप्यूटर आया, तो लोग उसमें झड़प से काम करने लगे। इंटरनेट का यूज़ भी शायद गुजरात में पहले यूज़ करने वाले जो ऑफिसेस होंगे उसमें बीजेपी ऑफिस होगा, कि जिसमें उस टाइम में डायल अप वाला जो इंटरनेट था वो यूज़ होने लगा। बड़ी और ऐतिहासिक जीत बिना बड़ी सोच के नहीं होती। जब नेतृत्व 25 साल आगे के प्लान पर काम कर रहा हो, तभी पार्टी साल दर साल जीतते जाती है और जीत उसकी आदत में बदल जाती है। पीएम मोदी संगठन और सरकार दोनों को महत्व देते हैं। संगठन के लिए सरकार के कामकाज को नहीं छोड़ते और सरकार के कामकाज के लिए संगठन को नहीं छोड़ते। नतीजा ये होता है कि दोनों मजबूत होते हैं और एक दूसरे को सहारा देते हैं। हिमाचल गुजरात चुनाव के नतीजों के बाद मोदी महाराष्ट्र और गोवा पहुंचे। मोदी ने दोनों ही जगह पर सरकार का खजाना खोल दिया। नागपुर में 1500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। वंदे भारत मेट्रो, नागपुर से शिरडी तक समृद्धि एक्सप्रेस, एम्स का उद्घाटन किया। शाम को गोवा पहुंचे, वहां एयरपोर्ट और 3 आयुष संस्थान का उद्घाटन किया। मोदी महाराष्ट्र और गोवा क्यों आए? मोदी के दौरे का क्या मतलब है? मोदी 25 साल के मिशन पर हैं, जिसका 2024 में टेस्ट होना है। मोदी उसी का लॉन्चिंग पैड तैयार कर रहे हैं। यूपी के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीट महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में विधानसभा लोकसभा चुनाव दोनों आसपास हैं, इसलिए प्रायोरिटी में महाराष्ट्र है। पच्चीस साल का लक्ष्य शेष है, 2024 का युद्ध विशेष है। नरेंद्र मोदी ने ढोल बजा दिया, पूरे महाराष्ट्र में संदेश पहुंचा दिया। मतलब 48 सीट पर पूरी तैयारी के साथ जंग लड़ेंगे और विरोधियों को नहीं छोड़ेंगे। नरेंद्र मोदी की फ्लाइट ने गुजरात चुनाव के बाद पहली लैंडिंग महाराष्ट्र के नागपुर में की और सौगातों की झड़ी लगा दी। समृद्धि महामार्ग का उद्घाटन किया, नागपुर एम्स का लोकार्पण किया
नागपुर में मेट्रो सेवा की शुरुआत की, नागपुर से बिलासपुर तक वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई, 1500 करोड़ के विकास का बम्पर डोज दिया, कर्मचारियों और बच्चों से मुलाकात की। 25 साल का टारगेट है, इसीलिए हर तस्वीर का मतलब है, हर तस्वीर में संदेश है। विकास की राह है तो भरोसे का ईंधन भी है। नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स की गाड़ी विकास के रास्ते से ही होकर गुजरती है, लेकिन जब उसी रास्ते पर बाधा पहुंचती है तो मोदी पर्सनल हो जाते हैं। भारत की राजनीति में आ रही एक विकृति से सावधान भी करना चाहता हूं। ये विकृति है शॉर्टकट की राजनीति की। ये विकृति है राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश का पैसा लुटा देने की। ये विकृति है करदाताओं की गाढ़ी कमाई को लुटा देने की। शॉर्टकट अपनाने वाले ये राजनीतिक दल, ये राजनीतिक नेता देश के हर करदाता के सबसे बड़े दुश्मन है, जिनका मकसद सिर्फ सत्ता में आना होता है, जिनका लक्ष्य झूठे वायदे करके सिर्फ सरकार हड़पना होता है, वो कभी देश नहीं बना सकते। आज एक ऐसे समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्यों पर काम कर रहा है, तो कुछ राजनीतिक दल अपने निजी स्वार्थ में भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देना चाहते हैं। मोदी की पर्सनल दुश्मनी उन लोगों से है जो मुफ्त की रेवड़ी के जरिए वोट जुगाड़ने में जुटे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने नागपुर से ये समझाने की कोशिश की कि गुजरात ने मुफ्त की सियासत करने वाली आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों को नकार दिया। इसीलिए ऐसे लोगों से, ऐसी पार्टियों से जो देश के विकास में रोड़ा हैं, उनसे सभी को बचने की सलाह दी। भारत को ऐसी कुनीति से बचाना है। हमें याद रखना है, एक और आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये वाली दिशाहीन कुनीति और सिर्फ स्वार्थ है। वहीं दूसरी ओर देश हित और समर्पण भाव है। स्थायी विकास, स्थायी समाधान का प्रयास है। नागपुर में नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो क्यों कहा, उसका मतलब क्या है, उसका असर क्या होगा, उसे समझना होगा। अब आपको समझाते हैं, समृद्धि महामार्ग हो या फिर वंदे भारत या फिर मेट्रो ट्रेन, इसके उद्घाटन को गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है। दरअसल इन योजनाओं का सीधा संदर्भ विदर्भ और मराठवाड़ा के 14 जिलों से है, जिसमें करीब 20 लोकसभा सीटें आती हैं। जो विदर्भ के किसान और युवा कनेक्टिविटी की चुनौती को झेल रहे थे, अब मुंबई से विदर्भ की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन में बड़ा फायदा होगा। प्याज, संतरे, अंगूर और गन्ने के किसानों की फसलें जल्दी से बाजार तक पहुंचेंगी। इसका बड़ा असर होगा। नरेंद्र मोदी इसीलिए 25 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन विरोधी इसे कुछ और कह रहे हैं। मंत्री थे, उन्होंने कहा एक बात कही है कि अब जो है विकास की गति पकड़ी है सरकार बनने के बाद, और उन्होंने कहा कि अब देश में शॉर्टकट की राजनीति नहीं चलेगी। शॉर्टकट की राजनीति का उदाहरण, जो सबसे परम उदाहरण महाराष्ट्र में इन्होंने दिया। इतनी सत्ता की भूख सताई हुई थी कि इलेक्शन कमीशन से लेकर सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, आपको याद होगा संजय राउत जी को जब बेल ऑर्डर क्या आया था, कहा था गैर इस्तेमाल हुआ है ईडी का। तो इस तरीके की हरकतें कर कर सरकार बनाई। हिम्मत होती तो पूरी लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स 5 साल सरकार चलने देते, जाते जनता के पास मांगते। अगर इतनी हिम्मत होती, शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, अभी रेजिग्नेशन देकर सब चले जाएं।
जनता से पूछें कि क्या उनकी राय है, तब हम बात करें। शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स आकर बोल दिए प्रधानमंत्री जी ने तो 2014 से जुमले दे रहे हैं, 15 लाख आपके खातों में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, पेट्रोल के दाम कम होंगे, डॉलर के रेट कम होंगे, हर चीज़ में अर्थव्यवस्था ग्रोथ स्टोरी 12% 13% होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा। आपको लगता है कि बीजेपी ने जो है चुनावी तैयारी शुरू कर दी है लोकसभा 2024 की, जिसलिए प्रधानमंत्री आज विदर्भ में गए, जहां बुल्डाना में उद्धव जी ने सभा भी दी? अरे तैयारी एक ही तरह से थोड़ी ना होती है। अब प्रधानमंत्री चले गए, प्रधानमंत्री का फुल फॉर्म ये हो गया है प्रचार मंत्री, और वो सिर्फ एक ही पार्टी का प्रचार करने में व्यस्त हैं। 2024 की तैयारी सबकी हो गई है, और 2024 के लोकसभा से पहले महाराष्ट्र की असेंबली का चुनाव होगा, उसके लिए भी हम तैयार हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना क्यों परेशान है, अब वो भी समझ लीजिए। 2019 की लोकसभा चुनाव में मराठवाड़ा की सभी 8 लोकसभा सीटें बीजेपी शिवसेना ने जीती थी। विदर्भ की 10 सीट में 8 सीट बीजेपी शिवसेना ने जीती। अमरावती की 1 सीट नवनीत राणा ने निर्दलीय जीती थी, जबकि चंद्रपुर से बाला धानेकर की एकमात्र सीट कांग्रेस ने जीती थी। 18 में से 16 सीट बीजेपी शिवसेना ने जीती थी, जिसमें 13 सांसद अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ हैं। इसीलिए शिवसेना, कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी सब ने अभी से फील्डिंग शुरू कर दी है। अगर हम विदर्भ की बात करें तो विदर्भ में संतरे और कपास की खेती करने वाले किसान हो, उत्तर महाराष्ट्र में केले, प्याज और अंगूर की खेती करने वाले किसान हो, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र के गन्ने की खेती करने वाले किसान हो, किसान अपनी फसलों को तेज गति से हाईवे के जरिए शहरों के मार्केट तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। इस हाईवे से सटे गांव का तेज गति से विकास होगा, रोजगार के भी कई अवसर निर्माण होंगे। अगर चुनावी गणित की बात करें तो महाराष्ट्र में लोकसभा के कुल मिलाकर 48 सीटें हैं, इसमें से आधी सीटें यानी कि 24 सीटें विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र और मराठवाड़ा से आती है। इन 24 सीटों पर आने वाले दिनों में भी इसका प्रभाव पड़ता दिखाई दे सकता है। मोदी हारी हुई बाजी को पलट देते हैं और जीती बाजी को बम्पर में बदल देते हैं। विरोधी ये बात जानते हैं, इसीलिए जब मोदी नाक कुराए तो शिवसेना की तरफ से सबसे तीखा बयान आया। मोदी भी जानते हैं महाराष्ट्र का मिजाज अलग है, लड़ाई अलग है और यहाँ की चुनौतियां भी एकदम अलग है। सियासी चुनौती की बात करें तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना, मराठी वोट किसका, एकनाथ या उद्धव का, भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस का भरोसा, एनसीपी का मजबूत कैडर, एआईएमआईएम की पकड़ और केजरीवाल ने अभी तक पत्ते यहाँ नहीं खोले हैं। इसके अलावा यहाँ के लोकल चैलेंज भी हैं, जिसमें कर्नाटक से सीमा विवाद, शिवाजी के अपमान पर सियासत, महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा। ये बात मोदी भी जानते हैं, इसीलिए महाराष्ट्र में मोदी की प्रायोरिटी अलग है। छोटा बड़ा जो भी हो, सबका सामर्थ्य बढ़ेगा, तब जाकर भारत विकसित बनेगा। इसलिए हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं जो पीछे रह गए, वंचित रह गए, जिनको छोटा समझा गया, यानी जो पहले वंचित था वो अब हमारी सरकार की वरीयता में है। पहले की सरकारों के समय हमारे देश के ईमानदार करदाताओं ने जो पैसा दिया वो या तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया या फिर वोट बैंक को मजबूत करने में खप गया। बिलासपुर तक जो वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई है, इसका असर भी कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के चुनाव पर भी देखने को मिलेगा, लोकसभा के चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में लोगों ने यह मांग करनी शुरू कर दी है कि दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव के अलावा भी वंदे भारत की स्टॉपेज बढ़ाया जाए। आर्थिक राजधानी के रूप में भी रायपुर को, छत्तीसगढ़ के रायपुर को माना जाता है, दुर्ग को माना जाता है, और विदर्भ से बहुत ज़्यादा सारा कच्चा माल रायपुर और दुर्ग
भेजा जाता है। तो आर्थिक राजधानी से कृषि विदर्भ के कृषि क्षेत्र को भी जोड़ने का प्रधानमंत्री ने प्रयास किया है, कोशिश किया है। ये कहा जा सकता है कि आज का जो 11 सितारों का जो प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, डबल इंजन की सरकार का जिक्र किया, विकास की बात की, राजनीति स्वार्थ के लिए न की जाए, इन तमाम विषय कहीं न कहीं ये आगाज कर रहे हैं कि पूरा का पूरा यह इसका असर 2024 के चुनाव में निश्चित तौर पर 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। मोदी का फोकस 25 साल तक की सियासत पर है, जिसकी नींव मजबूत करनी उन्होंने शुरू कर दी है। महाराष्ट्र से मोदी गोवा गए, जहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया और 3 आयुष संस्थान की सौगात दी। यहां विकास की बातें की, उसी विकास की जिसके रास्ते से मोदी की सियासत चलती है। आपने जो प्यार, जो आशीर्वाद हमें दिया है, उसको मैं ब्याज सहित लौटाऊंगा। विकास करके लौटाऊंगा। ये आधुनिक एयरपोर्ट टर्मिनल उसी स्नेह को लौटाने का एक प्रयास है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।